हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में, जहां पर आप थंबनेल के अंदर देख ही चुके होंगे कि आज की क्लास में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हम इस नॉर्सेट 10 के अंदर आने वाले 1 से 2 क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व कर देंगे। तो अपना पूरा ध्यान इस क्लास की तरफ लगाइएगा। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर तक सीमित मत रहिएगा। जो रेशनल आपको बताए जाएं उनको बड़े प्रेम से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ही वो रेशनल होंगे जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन इन नॉर्सेट 10 है ना सॉल्व करवाने वाले हैं। तो कह सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन लीक कर रहे हैं हम आज। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार क्लास में, जहां आज देखते हैं, खोल के रख देते हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। आई होप आपको सब क्लियर होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रूपाली, मंजू, शिवानी। करें शुरुआत। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक विलेज में 2000 एलिजिबल कपल्स हैं। सर्वे फाइंडिंग कहती है कि उनमें से 600 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, 300 कॉन्डोम्स यूज कर रहे हैं और 200 इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज कर रहे हैं और 100 ने स्टेरिलाइजेशन करवा लिया। तो यहां पर आपको कपल प्रोटेक्शन रेट पूछा है, आंसर कीजिएगा। क्या आंसर यहां निकल के आ जाएगा? कपल प्रोटेक्शन रेट के बारे में आपसे पूछा गया है, आंसर कीजिए। देखिए, यहां पर आप बात को ये से देखिएगा कि अगर आपसे कपल प्रोटेक्शन रेट के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करना और किस तरह से सॉल्व करोगे वो सुन लेना। बहुत कंफ्यूजन है इसमें। चलो, कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि आपसे अगर कपल प्रोटेक्शन रेट पूछा जाए तो आप कह देना नंबर ऑफ कपल्स जो कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इनटू 100। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि 600 लोग तो हैं जो ओसीपी यूज कर रहे हैं, 300 कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, 200 इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और 100 यूज कर रहे हैं क्या, स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो आप इनको जब कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 1200 हो गए। एलिजिबल कपल जो है वो हो जाएंगे 2000। इस तरह से आप क्या कह दोगे कि ये 60% आपका आंसर आने वाला है। अरे इतना कंफ्यूजिंग है क्या कि कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे पा रहा है। वेरी गुड भूमि। अरे भैया कह दो, अगर ऐसे दिक्कत इतनी ज्यादा है तो मैं तो आप लोगों को जो सोच के आया था, मैं कहा आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा, तो हम जो है वो थोड़ा देखेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उस आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। बट मुझे तो आप लोगों को देख के लग रहा है कि इनको ज्यादा बताने की जरूरत है आपको ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब की क्लास भी लेंगे बेटा, टीटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एनेस्थीसिया, ये वाली क्लास बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए मैं बहुत कुछ प्रिपेयर आपके लिए कर रहा हूं, बहुत अपडेटेड आपके लिए बता रहे हैं। हाँ जी, आपका क्वेश्चन बताइए अजय। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा और इसके लिए आप ये भी कह देना कि ये इंडिकेटर है ऑफ प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी।
क्लियर है? राधे राधे, मैं बढ़िया हूं एकदम, आप कैसे हैं माधव? यहां पर जो 2000 है वो है एलिजिबल कपल। क्या है? 2000 एलिजिबल कपल है। अरे अच्छा जी, अब मेरे को थोड़ा सा घुसना ही पड़ेगा इसमें। देखिए बेटा, आप लोग टर्म समझने की कोशिश करना। फर्स्ट तो आप कह दीजिए फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि एक कपल है जो कि अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, है ना। फैमिली प्लानिंग का मतलब जो तुम सोचते हो वही नहीं होता। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है वो सोच रहे हैं कि मुझे ना 2 बच्चे चाहिए, है ना। मुझे 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। ऐसा नहीं, हमें 2 बच्चे चाहिए इतना कह सकते हो, एक लड़का एक लड़की नहीं कह सकते, जेल हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कि इन दोनों बच्चों के बीच में गैप कितना रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जिस दिन मूड बन गया उस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी सर। अरे ऐसे नहीं बेटा, फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल की एबिलिटी होगी टू डिटरमाइन नंबर ऑफ चाइल्ड एंड द स्पेस, है ना, स्पेसिंग, कि 3 से 5 साल का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इस बात को आप समझते हैं? अरे हम पीडियाट्रिक्स पढ़ते हैं, प्री टर्म बेबी के लिए जब आप पढ़ते हो कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो आप समझने की कोशिश करना कि अगर गैप 18 महीने से कम है उस कंडीशन में प्रीटर्म बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मदर, अरे बच्चा पैदा करना आसान है क्या, है ना, कि सर हमें तो नहीं पता हमने कौन से किए हैं। अरे बेटा बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो बॉडी रिकवर होनी चाहिए, बॉडी को दोबारा प्रिपेयर होना है टू डिलीवर द बेबी। समझ रहे हो? तो 18 महीने से कम में उस मदर की बॉडी जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाती, तो प्रीटर्म डिलीवरी को इंड्यूस कर सकता है। तो स्पेसिंग बहुत जरूरी है, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों में गड़बड़ है बेटा जी। सर अभी एक्सपीरियंस नहीं है हमें। बेटा पढ़ ले, नर्सिंग ऑफिसर बन जा, वरना जीवन में एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। नौकरी नहीं मिली तो कोई बाप छोकरी नहीं देगा, और छोकरी नहीं देगा तो क्या ही होगा, है ना। अच्छा जी सुनिए, हम यहां पर बात करते हैं कि जब भी हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो सोच के करनी है, कि ऐसा नहीं सर बड़ी मुश्किल शादी हुई है सर, अब तो सर मानूंगा नहीं। सुन ले बेटा, यहां आपको क्या करना है कि जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं बेबी, तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले 1 महीने पहले ही 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड शुरू कर दिया जाता है। अरे यस और नो? लेकिन इंडिया में नहीं करते। एक तो उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, एनीमिया मुक्त भारत चल रहा है, ठीक बात मान ली, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस है भी तो वो कह देते हैं कि यार हमने सोच के थोड़ी किया था, बस हो गया था ना, कि बारिश ज्यादा हो रही थी, घर से बाहर निकल नहीं पाए, हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना बेटा जी। चले बढ़े आगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक पॉइंट होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है बच्चा पैदा होने से रोकना। आई मीन टू से इंटेंशनली जो डिजायर है ना, कि अब इस समय पर हम चाहे नेचुरल मेथड काम में लेंगे चाहे आर्टिफिशियल मेथड काम में लेंगे, लेकिन इस समय पर बच्चा पैदा नहीं करना है। वो है कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन दोनों शब्द अलग अलग हैं, मैं आपको यह बताना चाह रहा था। अच्छा जी, कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है? कि जो कपल यूज कर रहे हैं वो तो है कपल प्रोटेक्शन रेट, और जितना इफेक्टिवली हो पा रहा है उसको हम कह देंगे इफेक्टिव कपल प्रोटेक्शन रेट। ठीक बात है सर, ये एलिजिबल शब्द भी तो यूज किया था, है ना। अरे एलिजिबल कपल का मतलब क्या हो जाएगा? अरे एलिजिबल कपल वो कपल है जिनकी शादी हो गई, जो फीमेल है उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, कोई डिजीज नहीं है, तो वो एलिजिबल कपल है। 15 से 45 साल की उम्र में हम उसको रिप्रोडक्टिव एज कहा करते हैं। क्लियर? ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया? डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के। एलिजिबल कपल मैरिड होने चाहिए ना, लेकिन सर आजकल तो लड़के डर रहे हैं शादी करने से। देखो बताता हूं कि जो करंटली मैरिड कपल है
सुनना, मैं दोनों टर्म आपको बता देता हूं। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक तो है एलिजिबल कपल और पहले होता था टारगेट कपल। आजकल हम जो शब्द काम में लेते हैं वो है केवल एलिजिबल कपल, टारगेट को भूल जाइएगा। कि जब आप करंटली मैरिड कपल की बात करेंगे जहां पर विमेन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नॉर्सेट गाइड बाय हिमांशु कि यहां पर आप इस एज की जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। पहले जो शब्द काम में लिया जाता था वो टारगेट कपल होता था। उसमें क्या कहते थे कि जब उम्र 15 से 15 टू 49 ईयर्स है और बच्चे हो गए 2 से 3, उस समय पर आप उसको क्या कहते थे, टारगेट कपल। नहीं, अब उसको यूज नहीं करते। मैं आगे बढ़ जाता हूं, ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको ये लोगो दिखाया गया है और इस लोगो के लिए आप बता दीजिएगा क्या है ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, जनसंख्या स्थिर कोष है, मिशन परिवार विकास है, या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। अच्छे से इसको आप देखिए और आंसर कीजिए। वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना अपडेटेड रह लोगे तो काम चल ही जाएगा। देखिए यहां पर बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हो कि ये जो लोगो है ये फैमिली प्लानिंग कैंपेन ने एक नया लोगो दिया है जहां पर आप क्या एक लाइन बताई गई है, जिम्मेदारी निभाओ प्लान बनाओ। ठीक है, दुर्घटना घटित नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दो करने, टू विल डू, सेकेंड चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड के बीच का जो गैप है वो मिनिमम 3 साल होना चाहिए। बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पर। क्लियर। और एक बात और मेरे को याद आ गया इससे, बेटा जी जितनी भी फीमेल, जितनी भी लड़कियां ये क्लास देख रही हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, which is responsible for cervical cancer, and cervical cancer is the second most common type of cancer in female worldwide। तो अभी उस HPV से रिलेटेड जो वैक्सीन है गार्डेसिल, उसके लिए कैंपेन चल रहा है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उन सभी को वो वैक्सीन लगवानी है, जरूर लगवानी है। हाँ जी बिल्कुल मनीष शर्मा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन स्टार्ट हो गई है गार्डेसिल, उसको सभी लड़कियां जितनी भी देख रही हैं जल्दी लगवाइएगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहां पर और क्या कह रहे हैं कि CPR जो है ना वो मोर देन 60% होनी चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए करंट कितना है तो 2 है, और CPR कितना है 66.7%, जिसको आपको कम करना है ना। हाँ जी फ्री हो गई है। ठीक है, तो अभी आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ए निकल के आएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपसे यहां पर पूछा है कि प्लान्ड फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए, नो चाइल्ड बर्थ बियॉन्ड 30 टू 35 ईयर्स, गैप ऑफ 2 ईयर्स बिटवीन मैरिज एंड फर्स्ट चाइल्ड, गैप ऑफ 2 ईयर्स बिटवीन 2 सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। क्या आंसर आ जाएगा?
प्लान्ड फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा है। अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ें और फिर आंसर करें। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है या नहीं इसका, कि अगर आपसे प्लान्ड फैमिली की बात की जाए तो प्लान्ड फैमिली आप किसको कह देंगे, बताइए। तो यहां पर आप जब प्लान्ड फैमिली की बात करते हैं तो आप देखो, नो चाइल्ड बर्थ बियॉन्ड 30 to 35 years of age, gap of 2 years between marriage and फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, मदर की एज ज्यादा और गैप ऑफ 2 ईयर होगा क्या, नहीं होगा ना, गैप 3 ईयर होना चाहिए। अभी अभी बताया मैंने, तो बी सी ये आंसर क्यों कर रहे हो बच्चों। सुनना कि अगर प्लान्ड फैमिली की बात करें तो आप सुने कि फर्स्ट चाइल्ड कब प्लान करना है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, जो कि ये मैंने अभी अभी आपको बोला था। आपसे बोला जाए कि नो चाइल्ड बर्थ आफ्टर 30 to 35 ईयर्स, क्योंकि आपको याद रहे कि अगर 35 ईयर्स के बाद में है, अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी प्लान करती है, डिलीवरी प्लान करती है, तो उस समय पर डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। आइडियल गैप जो कि शादी और पहले बच्चे के बीच में होना चाहिए, वो भी 2 साल बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गैप जो दोनों बच्चों के बीच में होना चाहिए वो मोर देन 3 ईयर्स होना चाहिए। कितना, मोर देन 3 ईयर्स। इसके अलावा नो अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसके अलावा शुड हैव लिमिटेड फैमिली साइज। क्लियर है आपको। हाँ जी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की रिस्क यहां पर बढ़ जाती है, डाउन सिंड्रोम बहुत ज्यादा। अगर आप एज वाइज बात करेंगे ना, तो जो प्रॉपर एज है 20 साल की उम्र के बाद 24 साल 25 साल 26 साल, उस समय पर रिस्क बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। 45 साल की उम्र के बाद में तो बहुत ज्यादा कंडीशन बढ़ जाती है, ठीक है। आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम इज एडवांस्ड एज। गॉट इट बच्चों। अच्छा, मैं एक एलिजिबल कपल के बारे में भी थोड़ा सा और बताऊं आपको। हम समझ गए कि एक फीमेल जिसकी उम्र 15 से 15 to 49 ईयर्स है, ठीक है, तो एलिजिबल कपल अभी कितने हैं, 150 to 180 हैं अपॉन 1000 पॉपुलेशन। और इसमें से भी जो 20% है ना, वो लगभग 15 से 24 साल की उम्र के हैं। एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन कहां करवाएंगे ये भी बताइएगा। रजिस्ट्रेशन कहां करवाएंगे और कौन करेगा, तो आप कह देंगे कि सब सेंटर पर करवाया जाता है और एएनएम करेगी। क्लियर है, वेरी गुड उमंग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक 32 साल की महिला है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रिस्क है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछ रही है, क्योंकि वो उसको 3 साल के लिए क्या नहीं चाहिए, 3 साल के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो यहां पर कौन सा मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये आपको पता रखना होगा, याद रखना होगा कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को काम में लेंगे।
तो आप जो यहां पर आंसर कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। रीजन बताइएगा क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो हैं वो एस्ट्रोजन कंटेनिंग है, और एस्ट्रोजन कंटेनिंग है तो इसमें आप ये कह देंगे कि ये डीवीटी की रिस्क को बढ़ाता है बच्चों। इसीलिए इस कंडीशन में आपने क्या आंसर कर दिया कि यहां पर जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो काम में लेने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा? कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हाँ जी बिल्कुल। अब आप ये देखो कि जब हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात करते हैं तो आपने 3 जनरेशन पढ़ी। फर्स्ट जनरेशन जिसको अब काम में नहीं लेते, जो कि नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है लिपस लूप। ठीक है, इसको नॉट इन यूज क्योंकि इसकी फेलियर रेट ज्यादा है। इसके अलावा एक ग्रेफेनबर्ग रिंग भी होती है जो कि सिल्वर से मिलकर बनी होती है, उसको भी काम में लेते हैं। तो आप यहां पर फर्स्ट जनरेशन के लिए तो ये याद रखेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है क्या? मुझे बोलो। और अगर आप सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन के अंदर तो हम जो कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज को काम में लेते हैं, जिसमें आप ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है? कॉपर T380A, जिसमें 380 ये क्या है? 380 mm², जो कि उस अरे कॉपर वायर दिख रहा है आपको? इस इमेज में आपको ये कॉपर वायर दिख रहा है जो कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इस कॉपर वायर के सरफेस एरिया को बता रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर, जो कि यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। ए का मतलब साइज को बता रहा है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 10 साल होती है बच्चों, 10 ईयर्स। दूसरा आप देखेंगे तो यहां पर ये हो गया CuT380Ag, जहां पर ये जो कॉपर वायर है ये केवल वर्टिकल स्टेम पर आपको देखने को मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो होती है 5 साल। इसके बाद में आप यहां पर एक और बात कर लोगे जो कि है मल्टी लोड कॉपर T375। इसमें आप देख रहे हो ये यू शेप का होता है, नाइलॉन से मिलके बना होता है, यूटेरस के अंदर प्लेस करते हैं, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 5 साल होती है। इस तरह से आप यहां पर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आपको यह बताऊं कि ये जो 380A है और ये जो 375 है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है सब सेंटर लेवल पे। ठीक है, सब सेंटर लेवल पे। तो इस तरह से आप ये यहां पर देख सकते हैं। और एक ना थर्ड जनरेशन भी होती है जो कि हार्मोनल होती है, जो मिरेना आप कह रहे हो ना बेटा जी, LNG20 सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा। और इसके अलावा प्रोजेस्टाशर्ट जो कि एक नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो इस तरह से ये होती हैं तीनों आईयूडी। आपको समझ में आ गई होंगी। सर मिरेना यूज करते हैं, बिल्कुल। ये जो हार्मोनल कंटेनिंग है इसको हम यहां पर काम में लेते हैं। अगर आपसे कॉपर डिवाइस की बात करें ना ये, तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि ये बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है।
है ना। इसके एक्सपल्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, पेन के चांसेस कम होते हैं, फिट करने में इजी होता है, इसीलिए आप इसको इस तरह से कह देंगे। और अच्छा ये भी बता दूं क्या, इसको आप एज पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। बताइए कब लगाएंगे। सुन लिया काफी आपने, अब इतना बता दो कि जो आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है उस अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कितने समय के बाद में या कितने समय के अंदर अंदर लगा देंगे। तो आप कह दीजिएगा विद इन 3 to 5 days, विद इन 3 to 5 days। क्या यहां तक आपको बातें क्लियर हैं? क्या आपको ये समझ में आया इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में? कुछ बातें अभी आगे और बताऊंगा, ठीक है। एक बार में पूरा डोज नहीं, एक बार में इतना ही। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट। यहां पर पूछा है कि एक व्यक्ति जिसको माइग्रेन है विद ऑरा, तो यहां पर नर्स उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो रिकमेंड करेगी। बताइए। कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यहां पर यूज किया जाएगा? कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। देखिए यहां पर आपको मालूम है कि एस्ट्रोजन तो स्ट्रोक की रिस्क को बढ़ा देगा अगर हम माइग्रेन की बात करें। तो आप इतना कह देना कि जो एस्ट्रोजन कंटेनिंग है वो हम अवॉइड कर देंगे। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। क्या आएगा? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यहां पर आंसर आएगा। कुछ भी जो आंसर कर रहे हो ना तुम लोग, अरे मैं आपको कुछ मेंशन करवा देता हूं, देखो सुन लेना। सीवीएस की कंडीशन है ना, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है। 5 मिनट लेके लिखवा दूं आपको। ये आप याद रख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आज की क्लास में नॉर्सेट का 1 से 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। कि सीवीएस की कंडीशन में चाहे आप सीवियर हाइपरटेंशन की बात करो, यहां पर आप कॉपर टी को काम में लेने वाले हो। अगर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है तो भी कॉपर टी को काम में लोगे। अगर डीवीटी है, डीवीटी की कंडीशन में भी कॉपर टी को काम में लिया जाता है। अगर वाल्व्यूलर हार्ट डिजीज है तो आईयूसीडी या फिर बैरियर मेथड को काम में लेते हैं। याद रख लोगे इतना? क्लियर है जब हम सीवीएस की कंडीशन में बात कर रहे हैं। अगर लीवर या जीआईटी की मैं बात करूं, मैं कह दूं आपसे सिरोसिस वाली कंडीशन है, तो आप बैरियर मेथड या कॉपर टी को काम में लेते हैं। अगर गॉल ब्लैडर डिजीज है तो भी कॉपर टी को काम में लिया जाएगा। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको ये जो पीडीएफ है वो एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट आप ये याद जरूर रखना, क्योंकि ये याद होंगे तो डायरेक्ट आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं ऑन्कोलॉजी की बात करूं, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है, ब्रेस्ट कैंसर वाली कंडीशन में कॉपर टी को काम में लेते हैं, और सर्वाइकल कैंसर के अंदर वेरियर मेथड।
अगर आपसे बोला जाए इन्फेक्शन मतलब एचआईवी की कंडीशन में, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार यहां पर तो कॉन्डोम्स को काम में लेना है। अगर बोला जाए कि यार फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीट हो गई है तो फिर स्टेरिलाइजेशन करवा दो ना। हाँ, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की तरफ चले जाएंगे। समझे आप बात को? अरे समझ रहे हैं क्या आपको मैं जितना बता रहा हूं ये? तार कट दो, तार काट दो। सही है। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या निकल के आ गया? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। कॉपर टी की तरफ जो बच्चे सोच रहे होंगे वो गलत नहीं है, कॉपर टी को काम में लिया जा सकता है, मैं लिखवा देता हूं। अगर न्यूरोलॉजी की बात करें और आपसे माइग्रेन के लिए बोले तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और कॉपर टी की तरफ जाएंगे। और अगर एपिलेप्सी है तो फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरफ जाओगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ और भी बताऊंगा लेकिन हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में डील करेंगे। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, एक क्लाइंट कहता है कि शी फॉरगेट्स टू टेक पिल्स डेली, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट डेली कंप्लायंस कौन प्रोवाइड करेगा? पढ़िएगा ऑप्शंस को कि ये कह रहा है कि भाई डेली तो मैं भूल जाता हूं, भूल जाती हूं, तो आप कुछ ऐसा बता दो ना जो लॉन्ग टर्म में चला जाए। क्या हो जाएगा? अरे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स तो डेली लेना पड़ेगा, कंबाइंड ओसीपी भी लेना पड़ेगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी करना पड़ेगा डेली, तो आप सब डर्मल इम्प्लांट की तरफ चले जाएंगे जिसकी मदद से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन उस फीमेल को मिल पाएगा। कितने साल? 3 साल, 3 इयर्स। क्लियर है? समझ आया ये? बढ़े आगे। मैं आपको एक और समझा देता हूं। सॉरी, ये स्लो चल रहा है बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ये टेक्नोलॉजी जितनी काम की है कभी कभी काम बिगाड़ भी देती है ना। अब इसको क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रीस्टार्ट करें? थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा ना।
2 मिनट बस। हाँ जी, हाँ जी, चल गया चल गया चल गया, बधाई हो बधाई हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्या निकल के आया था, सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था। नेक्स्ट आ गया आ गया आ गया। चलो जी, एक 24 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए चाह रही है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ बचे हुए एक दो हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हमें गलती नहीं चाहिए अब। कोई बात नहीं सर। अच्छा निक, हाँ सपने देख रहे हो क्या। चलो जी, तो यहां पर फटाफट से आंसर कीजिए। हम अलग अलग कंडीशन बता चुके हैं, न्यूरोलॉजी फैमिली कंप्लीट हो गई, न्यूरोलॉजी हो गया, सीबीएस हो गया, सब बता दिया। अभी देखो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है तो उस समय पर आप बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहां क्या हो जाएगा बताइएगा, जब आपसे ब्रेस्ट फीडिंग की यहां बात की गई है क्या कह दोगे। देखो पोस्टपार्टम आपसे पूछा है, इसमें भी आप सुन लेना, ये तो आपका आंसर चला जाएगा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अब देखना, जब मैं आपसे ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूं तो विद इन 6 मंथ्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप पोस्ट प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स की तरफ चले जाएंगे, और पोस्टपार्टम शब्द अगर बोले तो पोस्टपार्टम शब्द सुनते ही आप आईयूसीडी की तरफ चले जाइए। ठीक है, इस तरह से 6 वीक्स। अच्छा एक दो पॉइंट्स और सुन लो, अगर डायबिटीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में नहीं है तो आप पीओपी की तरफ जाओगे, या फिर आप कह दोगे लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज है लेकिन साथ में वेस्कुलर डिजीज है, तो फिर यहां आप कॉपर टी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर मेनोरेजिया की कंडीशन है तो आप एलएनजी आईयूएस की तरफ चले जाएंगे, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो भी इसी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये मैं इनको इसलिए बताना था जिससे कि आप कोई गलती एग्जाम में ना करके आओ। जब आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्लास ले ही रहे हैं तो ये सारा कुछ आपको कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे को बताने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और हमने ये सारा कुछ यहां पर लिख लिया, समझ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कर दीजिएगा कि एक फीमेल है जिसने क्या किया, 2 पिल को मिस कर दिया इन द सेकेंड वीक ऑफ हर कॉन्ट्रासेप्टिव पैक। उसके बाद में क्या हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी यहां पर इसने कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बताइए। डिस्कार्ड द पैक and start a new one immediately, take 2 pills at the scheduled time, skip the missed pill and continue with the next pack, और next use emergency contraception immediately। आपसे पूछा गया है कि ये फीमेल जो है वो ओसीपीज को यूज कर रही है, ओसीपी यूज कर रही है और उसने मिस कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है यहां पे कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, टेक
2 पिल्स एट द स्केड्यूल टाइम। स्केड्यूल टाइम पे क्या करेंगे, स्केड्यूल टाइम पे 2 पिल ले लेंगे। अरे होता क्या है देखना, ओसीपी की बात करेंगे तो यहां पर जैसे ये टैबलेट्स हैं, इसमें 21 टैबलेट तो होती है ओसीपी की और 7 होती हैं आयरन टैबलेट्स। समझना कैसे लेते हैं। अब हमने कह दिया कि ये जो है ओसीपी, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस ओसीपी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, होगा क्या कि आप इसको स्टार्ट कर दोगे ऑन फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। ठीक है, 21 डेज तक आप लोगे और जो लास्ट 7 डेज हैं यहां पर आयरन टैबलेट ली जाती है, जिससे कि फीमेल के अंदर आयरन की कमी ना हो। ऐसा ही करते हैं। हाँ जी, 3 वीक्स, 1 वीक ऑफ नहीं बेटा, मतलब 1 वीक ऑफ फ्रॉम ओसीपी, लेकिन आयरन टैबलेट तो देते हैं ना। आरआरबी की क्लासेज बेटा, ये जो क्लासेज चल रही हैं इनकी मदद से आप नर्सिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, जब इस समय पर आप लग रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने रिवीजन को फास्ट नहीं किया है, तो बच्चों आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि रैपिड रिवीजन नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जिनसे आप क्विक रिकॉल पॉइंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। एग्जाम फोकस्ड कंटेंट होगा, इमेजेस एंड फ्लो चार्ट्स की मदद से हाई क्वालिटी कंटेंट को समेट के रखा है इस बुक के अंदर। एक बुक, क्योंकि एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में बड़े परेशान होते हो, तो उस समय पर जो आपको चाहिए ना, वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नॉसेट, फॉर आरआरबी, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जिन भी बच्चों को नीड है वो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको बता देता हूं माला एन और माला डी के बारे में। माला एन तो फ्री दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर एक तो क्या होगा, एथिनाइल एस्ट्रेडियोल, एथिनाइल एस्ट्रेडियोल जो है वो 0.03 mg होगा, मतलब एस्ट्रोजन। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो लीवोनॉर्जेस्ट्रेल होगा, जो कि होता है 0.15 mg। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है। जबकि माला डी की अगर हम बात करते हैं तो 3 रुपए एक स्ट्रिप के होते हैं, जहां पर आपको 0. वो सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब आप क्वेश्चन पर आए और आपने देखा कि यहां पर हो क्या रहा है। आपने बोला कि अगर मान लो 1-2 पिल मिस हो गई, तो आप क्या करोगे, टेक 1 पिल एज सून एज पॉसिबल, या फिर टेक 2 पिल एट स्केड्यूल्ड टाइम। स्टार मार्क करके और इस क्वेश्चन को समझ लेना, इसीलिए मैंने आपको इतना बताया इसमें कि यहां पर हम क्या करते हैं कि जब भी ओसीपी की बात करते हैं तो एक आइडियल टाइम आपको यहां पर क्या हो जाएगा, एट नाइट आफ्टर डिनर एट फिक्स्ड टाइम। तो अगर मिस हो गई तो या तो तुरंत उस समय पर एक गोली ले लो, नहीं तो फिर अगले दिन क्या कर दो, आप नेक्स्ट डे 2 पिल ले सकते हो। समझ में आई बात। लेकिन अगर मोर देन 3 पिल्स आपने मिस कर दी, तो फिर आप क्या कर दोगे, यूज
बैरियर मेथड फॉर नेक्स्ट 7 days। सर 3 या 4 पिल मिस हो जाए तो बेटा फिर आप क्या कह दोगे कि एक पिल को तुरंत ले लो, अगले 7 दिन जो है वो बैरियर मेथड काम में लो। अगर आपने सेक्स कर लिया है विद इन 72 आवर्स तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लो। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। देखो एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछती है, जो कि उसको एसटीडी से बचाएगा, बिकॉज उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं। तो कौन सा मेथड यहां पर नर्स रिकमेंड करने वाली, बताइए क्या आंसर यहां पर हो जाएगा। एक तो फीमेल्स को ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि जब भी आपसे बात की जा रही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, मतलब एचआईवी की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, तो आपको मैंने बताया कि यहां पर हम क्या काम में लेते हैं, यहां पर हम बैरियर मेथड को काम में लेंगे, यहां पर हम काम में लेंगे मेल कॉन्डोम्स। क्या काम में ले लेंगे, मेल कॉन्डोम्स। देखो कॉन्डोम्स मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, लेकिन जो कॉमनली काम में लिए जाते हैं वो होते हैं मेल कॉन्डोम्स। देखो जब आपसे यहां पर कॉन्डोम्स की बात की जाए तो ये एक बैरियर मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज होता है, निरोध नाम से मिलता है ये। अगर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात की जाए, निरोध का मतलब प्रिवेंशन होता है, लेटेक्स से मिलके बना होता है, गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड भी करती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये देखो महंगा नहीं होता, इजीली अवेलेबल होता है, इजी टू यूज होता है, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी मेल को या फीमेल को लेटेक्स से एलर्जी है, तो फिर उस कंडीशन में गड़बड़ हो सकती है। जब कोइटस वाली कंडीशन है ना उस समय पर स्लिप ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उससे फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंसीव कर जाएगा। इसके अलावा प्लेजर का खत्म हो जाता है जब आप बैरियर मेथड को काम में लेते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं। आपको मैं एक दो पॉइंट बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव पॉपुलेशन के लिए द नंबर ऑफ कॉन्डोम जो काम में आएंगे वो कितने या कितनी जरूरत होगी, तो वो कह दोगे आप इन ए ईयर, तो आप कह देना 72। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर जो है ना वो होता है इनकरेक्ट यूज। तो फेलियर रेट कितनी है, 2 to 14/100। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर समझ जाएंगे। 2% केसेज ऑफ रप्चर, हाँ जी, तो इस तरह से आपको यहां पर ये देखने मिल जाएगा। अरे फीमेल के अंदर जो आता है उसको हम फेमिडोम कहते हैं। ठीक है, ये फ्री प्रोवाइड नहीं होता, ये काम में भी कम आता है, मतलब मोस्ट वाइडली यूज नहीं है। मोस्ट वाइडली यूज जो है वो मेल कॉन्डोम्स है। आगे बढ़ जाए, आपको समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। एक क्लाइंट जिसको वैसेक्टोमी हुआ है 2 वीक पहले, तो यहां पर कौन सा इंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बताइए
कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे फॉर 6 मंथ्स, बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करेंगे अंटिल सीमन एनालिसिस कंफर्म्स नो स्पर्म, या एक्सपेक्ट इमीडिएट स्टेरिलिटी, या फिर आप क्या कर दोगे, आप यहां पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है वो यहां पर यूज कर दिया जाएगा। बताइए। वेरी गुड। क्या बोला है आपसे, यहां पर वैसेक्टोमी के बारे में बोला है, जो कि आप समझते हैं एक परमानेंट मेथड है ना। हाँ हाँ रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी, ये एक परमानेंट मेथड है। अच्छा आपको एक किस्सा बताता हूं। देखो गवर्नमेंट ना कुछ पैसे देती है जो वैसेक्टोमी वगैरह करवाया जाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर जो मोस्ट वाइडली यूज है वो ट्यूबेक्टोमी है, वैसेक्टोमी नहीं करवाते ज्यादा। तो वैसेक्टोमी जब करवाने जाता है कोई तो उसको पैसे मिलते हैं। तो हमारे गांव में एक शराबी व्यक्ति था, और शराबी व्यक्ति है तो वही वाली बात, परेश रावल का वो डायलॉग याद आ ही जाता है कि यार ये खांसी जुकाम कैसे सही नहीं होगा, इस दारू से मेरा बाप गया, मेरा घर गया, मेरी जमीन गई, मेरा नाम गया, सब गया, तो ये खांसी क्या चीज है। ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ था, उसका सब जा चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, तो और उसको शराब पीनी थी क्योंकि वो लत लगी हुई थी उसको। तो जाके वैसेक्टोमी करवा के आ गया, उसको 1,500 रुपए मिले थे, फिर उसने उसकी शराब पी। ठीक है, तो वैसेक्टोमी की हम बात करते हैं। तो ये जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर आपसे ट्यूबेक्टोमी के बारे में पूछा जाए तो 80 to 85% जो लोग हैं वो ट्यूबेक्टोमी की तरफ जाते हैं। वैसेक्टोमी जो है वो कौन करवाएगा, वैसेक्टोमी जो है वो 10 to 15% लोग ही करवाते हैं, मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां पर आप इतना तो समझ जाएंगे कि ये हो जाएगा बी। वैसेक्टोमी के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए यहां पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर क्या होता है, कि जो वैस डिफरेंस को काटेंगे ना उसको आइडेंटिफाई सही से नहीं किया, कुछ और काट दिया। अरे कुछ और का मतलब ट्यूब, ट्यूब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैस डिफरेंस। ठीक है, मिनिमम 1 सेंटीमीटर रिमूव किया जाता है। अब आप ये बात ध्यान रखें कि क्या इमीडिएट स्टेराइल हो जाएगा, नहीं। तो फिर आप ये कहो कि जब लगभग 3 महीने तक या तो बैरियर मेथड काम में ले या फिर एब्स्टिनेंस। तो एब्स्टिनेंस तो क्या ही होगा, आप तो बैरियर मेथड ही कह देना सर, 3 महीने तक तो सर 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 है ना। तो आप क्या कह दोगे कि एटलीस्ट 20 जो है वो इजैकुलेशंस हो जाने चाहिए, उसके बाद में आप ये देखेंगे। हाँ जी, और एक बच्चा जो कह रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी हैवी वेट को नहीं उठाना। क्लियर, समझ आया। कौन करवा सकता है, अरे कौन करवा सकता है, 60 साल से ज्यादा वाला करवा सकता है, जिसका एक बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है वो करवा सकता है, उसके स्पाउस ने नहीं करवाया वो करवा सकता है। तो इस तरह से आप यहां पर समझेंगे। तो ये है बच्चों, इस तरह से आप समझें कौन करता है, बाय ट्रेन्ड एमबीबीएस डॉक्टर। नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। हाँ जी, जिसकी फैमिली पूरी हो जाएगी वो करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर ये समझ में आया आपको, क्लियर है आपको ये। ट्यूबेक्टोमी आपको समझ आता है, 22 से 22 टू 49 ईयर्स वाली फीमेल करवा सकती है, जिसका एक बच्चा हो गया वो करवा सकती है, साउंड माइंड है वो करवा सकती है, साइकेट्रिक से सर्टिफाइड है वो करवा सकती है। तो इस तरह से आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर आप कल पढ़ेंगे। और एक्चुअल में क्या है कि मैं सोच रहा था कि कल हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को पढ़ें, लेकिन मुझे इतना नहीं आइडिया था कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज इतनी कम होगी। तो मैं सोच रहा हूं कि एक कॉन्ट्रासेप्शन की क्लास ही ले ली जाए। तो आप मुझे बताएंगे क्या कि विच टॉपिक यू वांट।
दो ऑप्शन है आपके पास, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या फिर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, क्योंकि हम एटीट्यू और वो सब जो है ना ओटीआईसीयू से वाला, वो सब मैं आपको एक वीक के बाद या जैसे भी होगा आपके एग्जाम से पहले करवाऊंगा। उस दिन हम लंबी क्लास लेंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सर एक ऑल अपडेट वाली क्लास भी ले लो प्लीज बेटा। अब मैं जब अपडेटेड ये पढ़ाने लगता हूं ना, मुझे ऐसा फील होता है ऐसे आज मैं चीजों को बताने लगा तो बच्चों को थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं। तो टॉपिक जब हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के साथ में उसमें जो अपडेटेड होगा वो बताना आई थिंक ज्यादा बेटर है। बाकी जैसे मैंने पीडियाट्रिक्स के अंदर नियोनेटल रिससिटेशन में जितने भी अपडेट्स हुए अभी रिसेंट वही हुए थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी आपको जो भी चाहिए आप कमेंट में डाल दिया करो, जो भी अपडेट आपको चाहिए होगी वो या तो वहां पे हम आपको मेंशन करके बता देंगे और नहीं तो और देख लेंगे, क्लास ले लेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को कंफर्म करते हैं, कल जो हमारी क्लास है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से होगी। चलो एक क्वेश्चन इसको भी हम देखते हैं कि क्लाइंट है जो कि डायफ्राम को यूज कर रहा है और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को बता रहा है, तो यहां पर मोस्ट कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाएगा बताइए। कि स्पर्मिसाइड को यूज करेंगे विद एवरी इंटरकोर्स, कीप डायफ्राम इंसर्टेड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स, या फिर दूसरे मेथड की तरफ जाना कंसीडर करेंगे, या फिर इमीडिएटली इंसर्ट करेंगे डायफ्राम को बिफोर इंटरकोर्स। क्या आंसर होगा? नियोनेटल रिससिटेशन कंप्लीट सीपीआर भी करवा दो बेटा। वो एफओएन पूजा में हम देख रहे हैं तो सीपीआर वो देख लेंगे, अगर नीड होगी तो मैं देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगा। क्या करेंगे यहां पर आप, क्या बात की गई है आपसे, बात की है आपसे यहां पर डायफ्राम की, और डायफ्राम का दूसरा नाम हम सर्वाइकल कैप भी इसको कहते हैं, इसको हम डस्क कैप भी कहते हैं। ये एक बैरियर मेथड है जिसका डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। सिंथेटिक रबर या प्लास्टिक से मिलकर ये बना होता है। अब आप देखो यहां पर इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां पर यूटीआई देखने को मिल रहा है, आप क्या बोल दोगे कि अगर इसको 24 घंटे से ज्यादा आप वेजाइना के अंदर छोड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल जाएगा? अरे उसकी वजह से एसटीआई वगैरह हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? अरे जल्दी से आंसर करो, वेरी गुड। क्या कर दोगे? दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। हाँ जी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। लिख दूं, इफ लेफ्ट इन वेजाइना बियॉन्ड 24 आवर्स तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। ठीक है, इसकी जो फेलियर रेट है वो कितनी होगी? 6 to 12 हो जाएगी पर HMY। ठीक है, नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम जो है ना, नेशनल वेलफेयर फैमिली प्रोग्राम के अंदर नहीं आता डायफ्राम, ये बात भी आपको पता है। तो इस तरह से ये आप यहां पर समझ सकते हैं, ये भी एक बैरियर मेथड ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया, चलो देख लो फिर। कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो उसको 2 दिन पहले इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट करने के बाद में आपने क्या देखा कि यहां पर क्रैम्पिंग देखने को मिल रही है, लाइट स्पॉटिंग है। तो फिर उस कंडीशन में बेस्ट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? हाँ जी, नॉर्मल फाइंडिंग है। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है ब्लीडिंग। इसका जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है पेन। अगर आपसे पूछा जाए कि
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी क्या होगा, तो कह देना पेन, कि पेन होगा तो निकालना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है ब्लीडिंग के बारे में, कि फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाएगी बाय 2 to 3 मंथ्स। तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको रीएश्योर कर दें, आप यहां पर आयरन टैबलेट्स दे दें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल ही ठीक नहीं होता तो रिमूवल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल आपसे कहें तो आप कह देना पेन, जो कि इम्प्रॉपर साइज की वजह से देखने को मिलता है कॉमनली, कि साइज जब सही नहीं होती उसकी वजह से ये हो सकता है। क्लियर है? डन है बच्चों। सो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, कुछ चीजें आपको बताई, कुछ चीजें और जो जाननी होंगी वो धीरे धीरे आपको और बता देंगे, लेकिन यहां तक पढ़ के आइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहीं से ये जो टॉपिक्स आपको डेली करवाए जाते हैं, ये जो डेली डोज आपको दिया जा रहा है, ये आपको नॉट से 10 के करीब लेकर जा रहा है। सो रेडी रहिएगा, प्रिपेयर्ड रहिएगा फॉर नॉट से 10 टू बी ए नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, करते रहो, बन जाओ नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू।